गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजकिरण क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर योगी, आपका होस्ट एंड दोस्त, आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूक्लियस। पिछली 4 क्लासों में हमने देखा कि सेल के बारे में अध्ययन किया, सेल के प्रकार देखे और सेल की कवरिंग देखी। आज हम सेल का सेंटर पार्ट देखेंगे, यानी कि कंट्रोलर ऑफ द सेल। यानी कि ये न्यूक्लियस है जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, और ये है दोहरी झिल्ली युक्त आवरण। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। पहली बात तो यही है कि यह कैसा अंग होता है? दोहरी झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली तो यह है और एक झिल्ली ये है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होता है। यानी कि एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। कैसी होती है? इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। यानी कि पहले तो क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता। फिर आती है इसकी खोज। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की कोशिकाओं में 1831 में। कब की थी? 1831 में, आर्किड पादप की जड़ों में। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। फिर आता ही है, क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है कोशिका का? सबसे बड़ा अंग। इसे कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? यानी कि जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार केंद्रक के द्वारा संपूर्ण सेल को क्या किया जाता है? नियंत्रित। यानी कि इसके संतुलन से लेकर इसकी समस्त एक्टिविटीज, उसको कौन नियंत्रित करेगा? ये केंद्रक। इसीलिए क्या हो गया? सबसे बड़ा पार्ट हो गया। और क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी कि 4 चीजें देखी हमने। दोहरी झिल्ली कैसा है? कोशिकांग है। 1831 में आर्किड की जड़ों में किसकी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। फिर कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। कैसा होता है कोशिका का सबसे बड़ा अंग? फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह सभी क्रियाओं को क्या करता है? मेंटेन करता है या नियंत्रित करता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर। दूसरी होती है न्यूक्लियोलस। तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। चौथा होता है क्रोमेटिन। क्या होता है? यानी कि 4 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे बाहरी आवरण होता है। न्यूक्लियोलस क्या होती है? केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका। इस न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रिका। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड घुले हुए पाए जाते हैं। क्या? एक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक। फिर आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होती है? ये एक तंतु पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या देखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे भारी आउटमोस्ट कवरिंग होती है से इसकी, न्यूक्लियोलस की। इसमें क्या पाई जाती है? दोहरी आवरण होता है। कैसा होता है? दोहरी आवरण। बाहरी आवरण से क्या जुड़े होते हैं? बहुत सारी कोशिका में जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बाहरी आवरण के द्वारा। इसमें बाहरी आवरण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एससीआर और एक क्या होता है आरईआर। एससीआर का अर्थ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर का अर्थ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अध्ययन हम जब आगे की क्लासों में करेंगे, जब क्या पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, केंद्रक के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरी बात आती है केंद्रिका। केंद्रिका का क्या कार्य होता है कि यह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंतर्गत क्या कार्य करती है, सेल विभाजन में सहायक होती है। क्या होती है, सेल डिवीजन में सहायक होती है। यानी कि सेल डिवीजन की जो इंटरफेज अवस्था है और जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं उसमें क्या होती है, सहायक होती है। इनकी उस टाइम पे क्या दिखाई, किसका निर्माण करती है, तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। कौन करती है, न्यूक्लियोलस करती है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस की स्टडी की, किसकी स्टडी की। तो न्यूक्लियस की स्टडी क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कैरियो। यानी कैरियो टर्म्स ही किसके लिए उपयोग की जाती है, केंद्रक के लिए। केंद्रक के लिए अगर कोई भी किसी भी प्रकार की स्टडी करना हो तो वह क्या होगा, कैरियोलॉजी होगी। फिर बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, केंद्रक द्रव्य। क्या है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले हुए होते हैं जो क्या करते हैं, केंद्रक के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को क्या करते हैं, परिणाम करते हैं। फिर आता है क्रोमेटिन। क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, न्यूक्लिक अम्ल या क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, न्यूक्लिक एसिड व क्रोमोसोम्स। यानी कि ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्र ने किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्र ने। आशा करता हूं कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। केंद्रक की स्टडी क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी। क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसमें की थी, आर्किड पादप की सेल्स में या जड़ों में की थी। बात कर रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। और इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्र ने। फ्रेडरिक मिश्र ने। फ्रेडरिक मिश्र ने दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल बताए। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी अर्थ होता है कि दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं जिस शर्करा से। ये क्या है, एक राइबोज क्या है, शर्करा है। और ये क्या है, ऑक्सीजन के दो अणु। क्या होते हैं, ऑक्सीजन O2 के दो अणु, दो मॉलिक्यूल्स। यानी कि किसी भी शर्करा से अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड की शर्करा से तो क्या होता है, डीऑक्सी होता है। और ये क्या होता है, हमारी जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित। और ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड।
डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है जो हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को निर्धारित करती है। डीएनए का एक छोटा कण क्या कहलाती है, जीन। क्या कहलाती है, जीन, जो किसी लक्षण का क्या करती है, निर्धारण, यानी किसी लक्षण का क्या करेगी है, निर्धारण। यानी कि जैसे हमारे शरीर पर क्या है, बाल है, तो बालों का निर्धारण डीएनए की एक जीन करेगी कि हमेशा बाल कैसे होंगे, काले। हमारी त्वचा है, त्वचा डीएनए की एक छोटा सा कण जीन करेगी कि हमारी त्वचा का कैसा रंग होना चाहिए, चॉकलेटी कलर। अब इसका फर्क वातावरण के अनुसार पड़ता है, जैसे ठंडे प्रदेशों में रंग गोरा होता है और धूप युक्त प्रदेशों में कैसा होता है, रंग काला होता है। लेकिन ये सब निर्धारण कौन करती है, जीन करती है। कौन करती है, जीन, जो कहां पाई जाती है, डीएनए पे पाई जाती है। फिर आरएनए, डीएनए किस में पाया जाता है, यानी कि रेट्रोवायरस को छोड़कर सभी जीवों में क्या पाया जाता है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन। रेट्रोवायरस को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। रेट्रोवायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, जो क्या करता है, अपनी प्रतिकृति को निर्माण करने में बहुत तेज होता है, यानी कि रेप्लिकेशन में बहुत तेज होता है। इसका अध्ययन हम आगे बहुत सी, जब हम स्पेशल न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो आरएनए और डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना का दोहरा मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने। क्या द्विक मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। इसकी अभी तक संरचना किसने बताई है, फ्रेडरिक मिश्र ने। आरएनए की संरचना किसने बताई है, फ्रेडरिक। अब इसकी कोई संरचना नहीं है, जो इसकी खोज की थी, और ये क्या फ्रेडरिक मिश्र ने क्या बताया कि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ाया है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, जो क्या होता है, एक सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है, सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और न्यूक्लियन मेम्ब्रेन तथा क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं, जो डीएनए, आरएनए तथा गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। थैंक यू दोस्तों सेशन को देखने के लिए। कल हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा सेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।